हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आज मैं लेकर आई हूँ MHBSc नर्सिंग CET 2023 के एग्जाम अपियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए MCQ सॉल्विंग सेशन का पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। आज के सेशन में हम आगे के 25 MCQs सॉल्व करेंगे एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे कैसे डिफरेंट टाइप के MCQs आ सकते हैं। ये जो MCQs मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ बच्चा लोग, ये MCQs आपके इसी साल के PCB ग्रुप का जो MST CET का एग्जाम हुआ था उनके एक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो हमने डाउनलोड किए हैं। ठीक है, तो उनमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको पूछे जा सकते हैं या जो आपको पता होने चाहिए वैसे क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। मैं आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं कर रही हूँ। मेरी बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अजय सर बहुत 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 मेहनत कर रहे हैं। मतलब एक्चुअली स्पीकिंग मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं क्वेश्चन ढूंढूं, फिर टाइप करूं, फिर उसका आंसर ढूंढूं, फिर आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करूं। मेरा 99% काम अजय सर करके देते हैं, अपना पूरा काम साइड में रख के। मतलब उनका कंपनी का काम चल रहा है, फिर उनका बीएड का एग्जाम्स चल रहा है, वो सब साइड में रख के वो आप लोगों के लिए कि बच्चों को फ्री में जितना हो सके उतना कंटेंट मिल सके, इसीलिए वो बाकी सब कुछ छोड़ के आपके लिए क्वेश्चंस ढूंढते हैं, टाइप करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं, देते हैं और फिर जाके पीपीटी बनाते हैं, सब करते हैं और लास्ट में मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ। तो टेक्निकली देखा जाए तो उनका 90% कॉन्ट्रीब्यूशन है, 95% कॉन्ट्रीब्यूशन है, मेरा 5% कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो मैं ये चाहती हूँ, मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि आप लोग, हम लोग, सब लोग मिलकर अजय सर को एक बार थैंक यू बोलें, क्योंकि भले ही वो ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाते हैं क्योंकि उनको टाइम नहीं मिलता, वो मेरा ही काम करते रहते हैं, बट वो जो बैक एंड का जो काम करते हैं वो काम शायद ही कोई कर सकता है। मतलब अपना खाने का टाइम, पीने का टाइम सब साइड में रख के, अपना रेस्ट का टाइम साइड में रख के, हमारा बुक प्रिंटिंग का काम चल रहा है, आपके आने वाले बच्चों के लिए 2024 के स्टूडेंट्स के लिए हम एक बुक टाइप कर रहे हैं, उनका वो काम चालू है, ऑफलाइन क्लासेस का काम चालू है, मेरे डांस एग्जाम्स होते हैं, मेरा अलग ही PhD का काम चलते रहता है, तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता। तो इतना सब कुछ करने के लिए बहुत हिम्मत और बहुत टाइम चाहिए। तो अजय सर ऐसा बोलते हैं कि चलो एटलीस्ट फिजिक्स का मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता तो कम से कम बायो का अगर मैं रेडीमेड आपको करके दे दूंगा तो कम से कम मैं आपको बायो का कंटेंट प्रोवाइड कर पाती हूँ। तो आज ऐसे मेरा मन कर रहा था कि मैं उनको थैंक यू बोलूँ। मैंने सामने से, ऐसे भाई बहन में कौन आपस में एक दूसरे को थैंक यू बोलता है, बट जेन्युइनली ही इज वर्किंग सो हार्ड। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को इस चीज़ की वैल्यू पता चले। मैं ये नहीं चाहती कि आप लोग कमेंट में थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके भरो। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि उनकी मेहनत वेस्ट ना हो। ये जो फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट लोग पैसे चार्ज करते हैं, हम आपसे 0 रुपीज़ ले रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये जो मटेरियल दिया जा रहा है, बस आप इसको महाराष्ट्र के हर एक डिजर्विंग कैंडिडेट तक पहुंचाओ। आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इस चैनल को शेयर करो ताकि उन तक ये फ्री कंटेंट पहुंच सके और सर की मेहनत वसूल हो सके। बस मैं इतना ही चाहती हूँ, मैं और कुछ नहीं चाहती कि आप कमेंट करो, आप सुपर चैट करो, पैसे भेजो, नहीं, ये सब नाटक नहीं चाहिए। आप सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ चैनल शेयर करो ताकि उन तक ये फ्री कंटेंट पहुंच सके, क्योंकि जितने लोगों तक ये कंटेंट पहुंचेगा उतनी ब्लेसिंग्स हमें मिलेगी और उतना ही हार्डवर्क करने का हमको मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, चलो बहुत हो गया प्रवचन, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। तो ये रहा आज का आपका पहला MCQ। ये भी आपके मेरे शिफ्ट का क्वेश्चन है। प्योर लाइन हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स आर, ये आपके चैप्टर नंबर 3 में से काफी सारे क्वेश्चन आए थे। जब आप प्योर लाइन ऑर्गेनिजम्स को साथ में क्रॉस करते हो, जैसे TT, तो ये कौन से टाइप का क्रॉसिंग होता है? क्या इसमें आपको कहीं पे भी हाइब्रिड दिखाई दे रहा है या इसमें कहीं पर भी आपको हेट्रोजाइगस दिखाई दे रहा है? नहीं, दिस इज एब्सोल्युटली होमोजाइगस क्रॉसिंग। ठीक है, तो प्योर लाइन हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है? कंप्लीटली होमोजाइगस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये आपके क्लास 11 रेस्पिरेशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के बारे में क्या बताया है? इट इज अ कॉमन स्टेप इन एन एनारोबिक एज वेल एज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। आधा स्टेटमेंट राइट है, आधा स्टेटमेंट रॉन्ग है। यहाँ तक का स्टेटमेंट करेक्ट है, ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। ग्लाइकोलिसिस सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, मैट्रिक्स में नहीं होता, सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। फर्स्ट 5 steps of glycolysis constitutes its preparatory phase. So यहाँ पे स्टेटमेंट 1 फॉल्स है बट स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो वाले चैप्टर से है। बेंथिक जोन ऑक्यूपाइज द लोवेस्ट वर्टिकल स्ट्रेटा इन डैश इकोसिस्टम। अभी ये आप लोग ना 8th स्टैंडर्ड से ज्योग्राफी में पढ़ते आ रहे हो कि बेंथिक जोन कहाँ पर सिचुएटेड होता है। डेजर्ट में नहीं होता है, टेरेस्ट्रियल में नहीं होता है। हाँ, अभी 2 जगह कंफ्यूजन हो सकता है, मरीन और ग्रासलैंड, पर लोवेस्ट बोला है ना, तो ग्रासलैंड के भी नीचे यानी कि मरीन इकोसिस्टम का बेंथिक जोन सबसे लोवेस्ट स्ट्रेटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अभी इसका आंसर मेरा गलत हो गया था, ठीक है, मैंने एग्जाम में इसका आंसर गलत दे दिया था घाई घाई में, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस फटाफट फटाफट अटेम्प्ट करने थे, टाइम कम था। चैप्टर 1 का क्वेश्चन है ये, अडेप्टेशन में से पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट ऑब्जर्व्ड। आप लोगों की तरह मैंने भी ये वर्ड नहीं देखा था और मैंने आंसर गलत सिलेक्ट कर लिया था। यहाँ पे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन चिरेप्टोफिलस फ्लावर। चिरेप्टोफिलस मतलब क्या होता है, बैड पॉलिनेशन। तो ऐसे कौन सा कैरेक्टर है जो यहाँ पे रॉन्ग दिया गया है, ठीक है। देखो, कोपियस नेक्टर होता है, उनको बहुत ज्यादा खाने की जरूरत होती है। फाउल ओडर होता है स्मेल इतना ज्यादा नहीं होता। लार्ज फ्लैशी फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं बैड पॉलिनेशन वाले प्लांट में। बट डिसटेस्टफुल पोलन ग्रेन नहीं होता। बैड पोलन ग्रेन खाते हैं तो पोलन ग्रेन उनके लिए टेस्टी होता है। सो ये ऑप्शन रॉन्ग है, मैंने गलती से ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, बट एक्चुअली में आंसर डी आएगा, ठीक है। आपको क्या पूछा है, नॉट ऑब्जर्व्ड, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इजैक्यूलेटरी डक्ट कैसे बनता है, तो हमने पढ़ा था ये आपका टेस्टिस से बनता है वासा डिफरेंसिया आगे जाके सेमिनल वेसिकल के साथ कनेक्ट होता है और सेमिनल वेसिकल से आगे जाके आपका इजैक्यूलेटरी डक्ट बनता है। सो ए क्या आएगा, बाय द जॉइनिंग ऑफ वासा डिफरेंसिया, और बी क्या आएगा, बाय द जॉइनिंग ऑफ सेमिनल वेसिकल। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सैलिनिटी को लेकर है। पहले मैंने कुछ और सिलेक्ट किया था एग्जाम में, फिर मुझे क्लिक हुआ कि अरे नहीं आंसर कुछ और है, फिर मैंने राइट आंसर सिलेक्ट किया। आपको सैलिनिटी पूछा है, ये आगे का पढ़ के ना कंफ्यूज मत हो जाओ, कहाँ पर सैलिनिटी कम और कहाँ पर ज्यादा होती है, आपको वो रैंक वाइज बताना है। ओशन में, फ्रेश वाटर में और हाइपर सलीन लगून में। अभी हाइपर सलाइन बोला है, हाइपर सलाइन मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, हाइपर मीन्स मोर, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है, 100 है, तो लास्ट का ऑप्शन तो 100 ही आना चाहिए। अब बचा ये या फिर ये, ठीक है, ये ऑप्शन तो कट हो गया क्योंकि डी थर्ड ऑप्शन 100 रहना चाहिए, ठीक है। अब इसमें से कौन सा करेक्ट है, सेकंड रैंक पे क्या पूछा है, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर तो मीठा होता है, तो यहाँ पे सैलिनिटी सबसे कम होनी चाहिए। सबसे कम मतलब कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, तो सेकंड रैंक पे 5 सिर्फ इस ऑप्शन में दिया गया है। और ओशन में सैलिनिटी फ्रेश वाटर से ज्यादा बट हाइपरसैलिन लगून से कम होती है, यानी कि 35। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन कभी कभी सिंपल कॉमन सेंस से पता चल जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following growth regulator has a role in enlargement of ovary into the fruit in parthenocarpy? हमारे ऑफलाइन क्लासेस में आज ही मैंने ये वाला टॉपिक खत्म किया है, आज ही हमारा चैप्टर 1 खत्म हुआ है, जिसमें मैंने उनको बताया कि पार्थेनोकार्पी में जब आपका फ्लावर, आपका ओवरी फ्रूट बनता है, तो कौन से हार्मोन का रोल होता है उधर पे, इंडोल एसिटिक एसिड, यानी कि ऑक्सिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जब सीड डेवलपमेंट हो जाता है तो सीड में से ऑक्सिन निकलता है जो ओवरी को फ्रूट बनने में हेल्प करता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके चैप्टर नंबर 7 में से या चैप्टर नंबर 11 में भी है ये टॉपिक। सम हाइफे ऑफ माइकोराइजल फंगस। माइकोराइजा मतलब क्या होता है, फंगस प्लस अलगे, ठीक है। सो सम हाइफे ऑफ माइकोराइजल फंगस फॉर्म हार्टिक नेट इन डैश पार्ट ऑफ द प्लांट्स। तो हार्टिक नेट कहाँ पर बनता है, अभी ना ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सेम है, कंफ्यूजन किधर होएगा, इंट्रासेल्युलर और इंटरसेल्युलर में। मैंने एग्जाम में घाई में इंट्रासेल्युलर सिलेक्ट कर लिया और ये मेरा गलत हो गया। आपके रूट के जो सेल्स होते हैं ना, उनके बीच में से, मतलब इंटरसेल्युलर सेल्स के बीच में से जाता है। मैंने क्या अज्यूम किया कि सेल के अंदर से होते हुए ये नेट जाता है, नहीं, दिस इज रॉन्ग, वो सेल के साइड वॉल्स में से जाता है। सो इट पासेस थ्रू इंटरसेल्युलर स्पेसेस ऑफ द रूट कॉर्टेक्स, ठीक है। मैं भी गलत हो सकती हूँ, आई एम नॉट अ गॉड टू बी राइट ऑल द टाइम, ओके। चलो नेक्स्ट, द पोलराइज्ड स्टेट ऑफ नर्व फाइबर इज मेंटेन्ड बाय एक्सेस ऑफ डैश आयंस ऑन द आउटर साइड। भाई ये तो हमने सबने पढ़ा है, नर्व फाइबर के अंदर नेगेटिव आयंस होते हैं, बाहर पॉजिटिव आयंस होते हैं। नेगेटिव आयंस की जब हम बात करते हैं तो क्या आता है, डीएनए एंड प्रोटीन्स, डीएनए प्रोटीन्स एंड क्लोराइड। पॉजिटिव आयंस की जब हम बात करते हैं तो आता है सोडियम, तो बाहर बहुत सारा सोडियम रहेगा, तो हमारा नर्व फाइबर कैसा रहता है, नर्व फाइबर बाहर की तरफ ज्यादा पॉजिटिविटी मेंटेन करेगा, तो पोलराइज स्टेट में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, आरएनए शोज द फॉलोइंग कैरेक्टर्स एक्सेप्ट। आरएनए में हमको कौन से कैरेक्टर्स नहीं देखने को मिलते हैं, एक्सेप्ट बोला है, एक्सेप्ट।
It is single stranded, right? It contains ribose sugar, right? Uracil is the pyrimidine base, correct. जो बी वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमको आरएनए में देखने को नहीं मिलता. ए विल ऑलवेज बाइंड विथ यू, क्योंकि आरएनए में टी नहीं होता है. सो ऑप्शन नंबर बी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. सो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मैच द कॉलम खेलना है. सो ये ह्यूमन न्यूट्रिशन, क्लास 11 ह्यूमन न्यूट्रिशन चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है. सबका लेंथ आपको पूछा गया है. एग्जाम में मैंने बहुत 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 ध्यान लगा के ये क्वेश्चन सॉल्व किया था. डुओडेनम इज द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो वो कितने सेंटीमीटर का होता है? देखो मुझे इतना पता है, लार्ज इंटेस्टाइन छोटा होता है. तो लार्ज इंटेस्टाइन इज हार्डली, क्या बोल सकते हैं हम उसको, 1 to 5 मीटर. उसके बाद डुओडेनम, जेजुनम और इलियम, ये सब क्या है? ये सब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है. एम आई राइट? तो डी का ऑप्शन क्या आएगा? 1. बाकी डुओडेनम का आंसर क्या आएगा? डुओडेनम इज 26 सेंटीमीटर. फिर उसके बाद जेजुनम और छोटा आता है, और फिर इलियम और छोटा आता है, ठीक है. सो ऑप्शन नंबर बी वाज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम विच एक्ट विद इन द सेल इन विच दे आर सिंथेसाइज्ड आर कॉल्ड एज. ये मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना, जिस थाली में बना उसी मतलब जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया. तो ऐसे एंजाइम को क्या बोलते हैं? आप मुझे बताओ, ऐसे एंजाइम को क्या बोलते हैं? चलो क्विकली. यस, क्या बोलेंगे हम ऐसी एंजाइम को? एंडो एंजाइम. जिस थाली में बनती है उसी थाली में ये छेद कर देती है, करेक्ट. चलो, सो आंसर विल बी एंडो एंजाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आपके पत्थर टूटते हैं, वेदरिंग ऑफ रॉक्स यानी कि ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, जब आपके पत्थर टूटते हैं और उसमें से फॉस्फोरस रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट, तो ये सबसे पहले किसके लिए अवेलेबल होता है? टर्शरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर या प्रोड्यूसर? सबसे पहला न्यूट्रिएंट रिसोर्स किसके लिए अवेलेबल होता है? प्रोड्यूसर के लिए. प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर खाता है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शरी कंज्यूमर. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है. नेक्स्ट, द सीडलेस फ्रूट लाइक ऑरेंज, ग्रेप्स एक्सेट्रा आर प्रोड्यूस्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ. सीडलेस फ्रूट मतलब क्या होता है? पार्थेनोकार्पी. और पार्थेनोकार्पी हम कौन से हार्मोन की मदद से करते हैं? मैंने अब भी जस्ट बताया आपको, बताओ फटाफट. पार्थेनोकार्पी कौन से हार्मोन्स की मदद से होती है? आई होप आप लोग बुक लेके बैठे हो, साथ ही साथ सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है. तो द सीडलेस फ्रूट लाइक ऑरेंज, ग्रेप्स एंड मैंगो आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सिन हार्मोन. यहाँ तक क्लियर है सबको? परफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द साइंटिफिक नेम्स ऑफ हनी बीज. ओके, अभी यह चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन है. हनी बीज मैच करने के लिए बोला गया है, ठीक है. पहले मुझे ऐसा लगा था एग्जाम में कि मेरा क्वेश्चन रॉन्ग जाएगा, बट एक्चुअली घर पे आके जब मैंने चेक किया तो मेरा आंसर राइट था, ठीक है. एपिस इंडिका, इंडियन बी, ये तो सबको पता है. डी का आंसर क्या आएगा? 3. अब इधर पे कंफ्यूजन क्या होता है लिटिल बी में. तो एपिस फ्लोरिया इज द लिटिल बी. एपिस फ्लोरिया क्या है? लिटिल बी. ये मैंने लास्ट मिनट में कंफ्यूजन क्लियर किया था. और एपिस मेलिफेरा क्या है? इट इज यूरोपियन बी. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन है. जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में बोला गया है. तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हम क्यों प्रोड्यूस करते हैं? हमने बीटी कॉटन क्यों बनाया? टू प्रोड्यूस इंसेक्टिसाइड. जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैव बीन इंजीनियर्ड टू प्रोड्यूस इंसेक्टिसाइड. उसके अलावा सेकेंड ऑप्शन क्या है? बायोटेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू क्रिएट न्यू ऑर्गेनिज्म बाय सिंथेटिक बायोलॉजी. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. दोनों ऑप्शन करेक्ट है, सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको रॉन्ग पेयर सिलेक्ट करना है. रॉन्ग पेयर, देखो हाइपरट्रिकोसिस मतलब क्या होता है? जब कान के ऊपर बाल आने लग जाते हैं. ये वाई लिंक्ड डिसऑर्डर है, सो इट इज अ कंप्लीट सेक्स लिंकेज. दिस ऑप्शन इज ट्रू. हंटिंगटन डिजीज ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, ठीक है. दिस इज ऑल्सो ट्रू. Autosomal recessive trait, cystic fibrosis, RR. This is also true. Red-green color blindness, it is not because of incomplete sex linkage. It is because of complete sex linkage. So option number B is the wrong statement. ठीक है. Next question. Which element is constitute of all amino acids? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अमीनो एसिड्स का जनरल फॉर्मूला क्या है? एक तरफ रहेगा N टर्मिनल, एक तरफ रहेगा C टर्मिनल, एक तरफ R ग्रुप, एक तरफ H. तो हर अमीनो एसिड में जितने भी 20 अमीनो एसिड्स हमने पढ़े हैं, सारे अमीनो एसिड्स में नाइट्रोजन ये कॉमन कंटेंट है. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है. क्योंकि अमीनो मीन्स नाइट्रोजन. नेक्स्ट,
सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन एसोसिएशन विद थायराइड ग्लैंड। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करने के लिए बोला गया है। कौन सा आएगा इसमें से? अमीनो एसिड टायरोसिन अंडरगोज आयोडीनेशन टू फॉर्म थायरोक्सिन, दिस इज ट्रू। It regulates reproductive cycle, this is also true. It stores the hormone in the follicles, this is also true. Two lobes of thyroid gland are connected to one another by secretory band called isthmus. Isthmus is not a secretory band, it is just a connecting band. So option number A is the false statement. Okay, next question. एरविन चारगाफ ने हमको क्या बताया था? A+T G+C ratio in DNA molecule remains constant for a particular species. This is true. Pyrimidine and purine always occur in unequal proportion. This is false. Nitrogen bases are placed regularly along the DNA molecule at a distance of 34 degrees Celsius. No, this is wrong. Answer क्या आएगा? 34 angstrom. ठीक है. Next, purine and pyrimidine bases are linked by glycosidic bond. प्यूरिन और पिरिमिडीन बेसिस हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से लिंक होते हैं, नॉट बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट हैपेंस टू द 2 मेल गैमेट्स रिलीज्ड इनटू एम्ब्रियो सैक ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन? ठीक है, ये आपका ओव्यूल है, ये आपका एम्ब्रियो सैक है। आज ही मैंने ये ऑफलाइन क्लासेस में ये चैप्टर खत्म किया है। तो यहाँ पे आपका सिनर्जिड है, एग सेल है, आपका पोलन ट्यूब आया, पोलन ट्यूब अपने साथ मेल गैमेट लेकर आता है। तो एक मेल गैमेट जाता है एग सेल के पास और एक मेल गैमेट जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास। सो बोथ फ्यूजेस टुगेदर। ओके, सो जिसकी वजह से आपको डबल फर्टिलाइजेशन देखने मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर इज यूटिलाइज्ड फॉर सेल एक्सपांशन एंड प्लांट ग्रोथ? देखो हमने पढ़ा है 95% ऑफ वाटर इज रिसाइकल्ड। तो कितना परसेंट वाटर प्लांट यूज करता है अपनी ग्रोथ के लिए? 5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Bacterial genes cis-E and cis-M are concerned with biosynthesis of which amino acid? Cis and cis बोला है। cis मतलब सिस्टीन, इतना तो राइट है। cis मतलब क्या होता है? सिस्टीन अमीनो एसिड। अब तीनों में से सिर्फ इस वाले ऑप्शन में सिस्टीन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर रहेगा। आपको अगर याद नहीं है तो भी आप कॉमन सेंस से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है। मैच द कॉलम करना है। अपोकार्पस मतलब क्या होता है? सेपरेट ओवरी। और सिनकार्पस मतलब क्या होता है? फ्यूज्ड ओवरी। अभी अगर आपको इसके एग्जांपल्स याद नहीं है तो आप सिंपल ऑप्शन देखो ना। यूनी ओव्यूलेट यानी कि सिंगल सीड और मल्टी ओव्यूलेट यानी कि मल्टीपल सीड्स। तो यूनी ओव्यूलेट आएगा वीट, मल्टी ओव्यूलेट आएगा पी। तो सी का आंसर 4, देखो सी का आंसर 4 और डी का आंसर 2। अब ये दोनों में से पक्का आंसर नहीं है, तो आंसर क्या बचेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अपोकार्पस का आंसर क्या आएगा? मिशेलिया। ऐसे केस में फिर आपको एक एग्जांपल याद रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, सो यहाँ पे आपको एक्सपीरेशन गिवन बिलो इज द डायग्राम ऑफ 1 स्टेज ब्रीदिंग। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। डायफ्राम गेट्स फ्लैटेंड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। जब आप सांस अंदर लेते हो तो डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। डायफ्राम गेट्स फ्लैटेंड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। रिब केज मूव्स अप एंड फॉरवर्ड ड्यूरिंग एक्सपीरेशन। जब आप सांस बाहर छोड़ते हो तो रिबकेज बाहर नहीं आता, अंदर जाता है। दिस इज रॉन्ग। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। नो, इट रिलैक्सेस ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। डायफ्राम रिलैक्सेस, डायफ्राम नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है एंड पुश्ड अपवर्ड्स। देखो इधर पे ये वाला बताया गया है, आपको एरो दिखाया गया है ना, यानी कि एक्सपीरेशन हो रहा है। एक्सपीरेशन के टाइम पे आपका डायफ्राम रिलैक्स हुआ है और चेस्ट बाहर आया है। ठीक है, तो एक्सपीरेशन के टाइम पे चेस्ट अंदर जाता है बट डायफ्राम रिलैक्स होता है। डायफ्राम रिलैक्सेस एंड पुश्ड अपवर्ड्स ड्यूरिंग एक्सपीरेशन। डायफ्राम की बात हो रही है यहाँ, चेस्ट की नहीं। ठीक है, चलो डन। सो वी आर डन विद 25 मोर क्वेश्चंस। नेक्स्ट सेशन में मैं और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। मेरी तब तक आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ये जो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट वाली पीडीएफ मैंने दी है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, ये पीडीएफ डाउनलोड करके प्लीज़ इसको डेली बेसिस पे रिवाइज करना स्टार्ट करो। आपको साइंटिस्ट के नेम के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा आप अगर 1 शॉट लेक्चर देखना चाहते हो तो मेरी बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। फिजिक्स की बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, तो आप बायोलॉजी फिजिक्स का पोर्शन पूरा कंप्लीट कर सकते हो। आपको बस शिद्दत से मेहनत करना है। ठीक है, और आप एनसीईआरटी में भी हमें फॉलो कर सकते हो फॉर ऑल दी अपडेट्स। जो भी पीडीएफ या जो भी अपडेट होता है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करते हैं। सो टेलीग्राम चैनल ज्ञान लैब एपी फॉलो करो। देखो आपके लिए हम इतना फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको बस क्या करना है, बुक खोलना है और पढ़ना है।
और अगर बोर हो जाए तो हमारी लाइव बफरिंग चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसको शेयर करना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको अजय सर के और मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, स्टे ट्यून विद द चैनल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।